कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इग्नू से। इग्नू में जो MA सेकेंड ईयर है पॉलिटिकल साइंस उससे लिया गया है। इस बुक का नाम है गांधी के बाद का अहिंसात्मक आंदोलन और जो लेसन का नाम है वो है गांधी के बाद का परिदृश्य। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी के बाद का कैसा परिदृश्य था, वो कैसे भारत को चाहते थे और उनके बाद कैसा हुआ इस भारत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो एक पुजारी थे, अहिंसात्मक पुजारी थे। मतलब कि उनको हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो अहिंसात्मक रूप से सब चीज़ करना चाहते थे। उनकी सोच थी कि अगर हम बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हिंसा के अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो वो जल्दी से सफल होता है और अच्छा उसका रिजल्ट होता है ना। और देखिए बता रहे हैं पूरे संपूर्ण देश में उनकी अहिंसात्मक नीति की छाप थी। मतलब कि पूरे हमारे देश में तो थी कि वो अहिंसात्मक के पुजारी हैं, परंतु जो बाहर देश थे उनमें भी उनकी छाप थी कि हाँ ये अहिंसात्मक के पुजारी थे। आपको पता ही होगा जिसके आज के टाइम पे अहिंसात्मक वो बनाते हैं हम, जिसकी गांधी जी के आप देखोगे कि अमेरिका में बहुत सारे देशों में गांधी जी की मूर्ति भी है और वहाँ पे उन को कहते 2 अक्टूबर के रूप में मनाया भी जाता है। ठीक है, तो ये गांधी जी इतने बड़े अहिंसात्मक पुजारी थे कि पूरे देश में इनों की छाप है। हमारे देश में तो थी खासकर, पर बाहर के देश में भी बाद में पड़ गई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ इसमें। अब बोले ऐसी स्थिति में उनके बाद में क्या हुआ, बाद का परिदृश्य क्या था, उसके अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी के बाद में क्या हुआ यहाँ पे हमारे देश में। क्योंकि गांधी जी तो चाहते थे सब अहिंसात्मक रूप से हो, अच्छा हो, गरीबों के लिए हो, गांव के लिए हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो चाहते थे। परंतु हुआ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे आगे। बोले गांधी जी के बाद का जो भारत था वो उनकी सोच से, उनके विचार से हटकर था, थोड़ा हटकर था। क्यों था? क्योंकि देखिए गांधी जी तो जो थे वो चाहते थे कि गांव, मतलब कि उनका भारत हो वो गांव के जैसा, मतलब गांव में पूरा उनका भारत समाया हो। मतलब कि ये शहर को, आधुनिकीकरण को, इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा या पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि गांव का हमारा भारत हो, ठीक है, जो गांव के लोगों की हेल्प की जाए, ठीक है, गांव के जैसा ही सब हो, वैसा वो चाहते थे। ठीक है, परंतु हुआ क्या, देखिए ये बता रहे हैं कि और बोल रहे कि पूरा जो समुदाय है वो प्रजातंत्र पे आधारित हो, है ना, लोकतंत्र प्रजातंत्र इस पे आधारित हो। परंतु देखिए आज़ादी के बाद जो पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देखिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने योजना बनाई थी कि क्या योजना थी कि बहुउद्देशीय योजनाएं थी। मतलब कि हमारे देश को अगर विकसित करना है, अच्छा बनाना है, तो बहुउद्देशीय बहुत सारी योजनाएं थी कि जैसे कि औद्योगिकरण को अपनाया इन्होंने, विकास को अपनाया, है ना, कि ये सब चीज़ें, और जो क्या कहते जाति धर्म था इन सबको हटाया और शहरीकरण हुआ। मतलब ये सब चीज़ें हमारे देश में हुई प्रधानमंत्री जब बने नेहरू जी उनके बाद। तो देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि गांधी जी जो थे वो इन सब चीज़ के बिल्कुल विरोधी थे, है ना। वो आधुनिकीकरण, विकास, मतलब विकास उस तरीके से विकास नहीं चाहते थे कि शहरीकरण हो, गांव का कोई महत्व ना हो, ऐसा नहीं चाहते थे। और वो ना ऐसा चाहते थे कि गरीब गरीब रहे, अमीर और अमीर हो जाए, ठीक है, पूंजीवाद पे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। तो इन सब चीज़ों के विरोधी थे। परंतु देखिए क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने भारत के विकास के लिए, मतलब कि भारत के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है कि विकास करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले तो समस्याओं का उन्होंने समाधान करना पड़ेगा, तभी तो समस्या को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या समस्याएं थी, जैसे कि जाति को लेके, निर्जातियाँ जो होती हैं उनको लेके समस्या थी कि जाति में भेदभाव जो होते हैं, ठीक है। एक था सामाजिक विभाजन था। हमारे देश में आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम पे क्या था, सामाजिक विभाजन था। कोई अमीर है, कोई गरीब है, अलग अलग जातियों के हैं, तो बहुत बड़ा विभाजन था। असमानताएं थी, ठीक है। बोरे जो क्षेत्रीय भेदभाव होता है, असंतुलन, ये सब था कि लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बाहर के क्षेत्र या बाहर के राज्य के लोगों को नहीं देते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो राज्य सुरक्षित रहे, है ना। ये सब चीज़ें थी। भाषाओं की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो अलग अलग भाषाएं थी, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। तो इन सब समस्याओं पे विचार किया गया कि क्या हम कर सकते हैं, भारत के अंदर क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो देखिए क्या किया गया,
और देखिए और भी जो समस्या थी वो थी कि क्षेत्रवाद को लेके मैंने आपको बताई थी, ठीक है, संस्कृति को लेके थी कि राजनीतिक में भी संस्कृति को लेके बहुत सारी समस्या होती थी कि लोग सोचते थे हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का, हमारे जाति का ही लोग जीते हैं ना, ये सब चीज़ें भी थी पहले के टाइम पे। तो देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं ये। अब इन सब चीज़ों को देख के राजनीतिक एकता की स्थापना करना बहुत मुश्किल था कि हमारे देश में, भारत में राजनीतिक एकता की कैसे स्थापना करें, है ना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद क्या थी कि भारत में सामाजिक जो विखंडता थी, आर्थिक बिछड़ापन था, उससे ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि देखिए सामाजिक विभाजन था, है ना। उसके बाद आर्थिक बिछड़न क्यों था, क्योंकि देखिए जब ब्रिटिश हमारे देश पे औपनिवेशिक कब्जा कर चुके थे तो क्या होता है, यहाँ की जितने भी यहाँ पे बेरोजगारी हो गई थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो भी धन था जो भी था सब अपने वहाँ ले जाते थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई थी, बहुत ज़्यादा आर्थिक बिछड़पन आ गया था, जिसके कारण ये सब चीज़ों को हमको सामना करना पड़ा। आगे ये बता रहे हैं कि जैसे कि और क्या समस्या थी, अशिक्षित, जैसे कि यहाँ पे लोग शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे ज़्यादा, है ना, और जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य नहीं था सही, मतलब कि यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल या कुछ पहले के टाइम पे आपको पता कुछ भी अच्छा विकसित नहीं था, है ना। तो ये सब जो समस्या थी बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चली आ रही थी, मतलब चलती भी गई, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले अब देखिए इन सब चीज़ों को अगर आपको सुधार करना है तो एक बहुत बड़ा काम है। तो नेहरू जी ने क्या किया था, उन्होंने देखिए जब उनकी सरकार, तो देखिए नेहरू जी ने क्या किया कि उन्होंने अब विकास के मार्ग को अपनाया, गति के मार्ग को अपनाया, क्योंकि देखिए अगर वो विकास के मार्ग को नहीं अपनाते, गति के मार्ग को नहीं अपनाते तो क्या होता कि आज भी जो हमारा देश है वो पहले की तरह रहता। यहाँ पे ना शिक्षा होती, ना स्वास्थ्य होता, ना क्या कहते कोई भी, जैसे कि अभी जो बेरोजगारी, जिसकी बेरोजगारी तो अभी भी है बट इतने हाई लेवल पे नहीं है ना, कि पहले के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, जो आपको सुख सुविधा मिल रही है ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई कि उन्होंने विकास को अपनाया, गति को अपनाया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हुई। और पुरानी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, उनका परित्याग किया। अगर नेहरू जी पहले के जो संस्कृति थी, पहले के रीति रिवाज को अगर रखते तो क्या होता, हम पहले की ही तरह रहते। वैसे ही जैसे कि पहले के टाइम पे भेदभाव होता था, असमानताएं बहुत थी, संस्कृति को लेके, भाषा को लेके, जाति को लेकर, तो आज भी ऐसे का ऐसा सेम होता। परंतु इन सब चीज़ों का हमने क्या किया, परित्याग किया, जिससे कि आज का जो भारत आप देखते हैं कि इसमें समानताएं हैं, है ना, इसमें विसमानताएं नहीं है, ठीक है, असमानताएं नहीं है पहले की तरह, जाति को लेके, भेदभाव को लेके, ठीक है। और देखिए उन्होंने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, आधुनिकीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, तभी हमारा देश पूर्ण निर्माण हो सकता था, वापस से इसका निर्माण होता, तो आधुनिकीकरण को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक संरचना और उसका कार्यकरण, मतलब कि राजनीतिक संरचना क्या है और उसका कार्य क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बोले देखिए राजनीतिक संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य या संविधान का निर्माण करना था। राजनीतिक का पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि एक वो ऐसा संविधान का निर्माण करे, ठीक है, जिससे कि पूरे देश को चलाया जा सके, या फिर एक संविधान होना चाहिए। तो पूरे जो संविधान है लगभग 3 वर्षों के गहन कठोर परिश्रम और विचार विमर्श के साथ पूरा हुआ। आपको पता ही है कि लगभग 3 वर्ष लग गए थे हमारे संविधान को बनने में, तो उसके लिए बहुत सारे नेताओं ने बहुत गहन परीक्षण किया, कठोर परिश्रम किया, विचार विमर्श किया, उसके बाद हमारा इतना बड़ा संविधान लिखा गया, रचा गया, ठीक है। तो ये संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोले जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या है, जो नागरिक है उनके विभिन्न बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे कानून दिए गए हैं ना। आपके अगर आप संविधान का भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से अधिकार हैं, किस प्रकार से आपके कानून हैं, सब दिए गए हैं। और बोले कि जो आपके संविधान उसमें राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है ना, और इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, किसी भी प्रकार का न्याय हो, इन सब चीज़ों की बात की गई है। और इसमें अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई है, और दायित्वों की बात की गई है, कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं, मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं।
ये सब आपने पढ़ा ही होगा शायद 12th क्लास में, है ना, और ग्रेजुएशन में सब पढ़ा होगा आपने पहले ही, क्योंकि एमए के लेवल की है तो जाहिर सी बात है आपने सब पहले पढ़ रखा होगा। तो इसमें मौलिक अधिकार हैं, आपके जितने भी अधिकार है सब चीज़ इसमें दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कर्तव्य जो हैं वो भी दिए गए हैं, कर्तव्यों का संशोधन किया गया। देखिए, आपको पता है कि अधिकार के साथ कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बिना अधिकार के कर्तव्य या बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं हो सकते। अगर आपको खाली अधिकार दे दिए जाए तो इसका मतलब कि वह निरंकुश है, ठीक है, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। तो कर्तव्य होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी उसमें शामिल किया गया था। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं। और देखिए इसमें और क्या शामिल किया गया कि जैसे कि आप संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं तो उसमें केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, वो उसमें संशोधन तो करना चाहे तो कर सकती है, परंतु उच्च न्यायालय या जो उच्चतम न्यायालय होता है उस पर जोर दिया गया। मतलब आप उसमें अपील कर सकते हो, अंतिम अपील आपकी उच्चतम न्यायालय में होगी तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कि जिसके अगर आपके साथ कोई अन्याय भी होता है तो अगर आप उच्चतम न्यायालय में जाते हो तो वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। तो आपके जो अंतिम फैसला है वो उच्चतम न्यायालय के ऊपर दिया गया, मतलब कि उन पर ही जोर दिया गया आखिर में। वो बोल रहे कि जो केंद्र सरकार होती है उसको राज्य सरकार के मतलब हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे कि आपकी जो केंद्र सरकार है अभी की में मोदी जी की, और जो आपकी राज्य सरकार होती है जिसकी अलग अलग राज्यों की हर एक सरकार होती है, तो अगर कोई चीज़ मतलब कि कोई इम्पोर्टेंस फैसला लेना होता है तो क्या होता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार में हस्तक्षेप कर सकती है, उनको विचार विमर्श भी कर सकती है, उनको बता भी सकती है ये करना ये नहीं करना, अपने अधिकार और अपना डिसीजन भी फाइनल बता सकती है ना। तो केंद्र सरकार को यहाँ थोड़ा मजबूती दी गई राज्य सरकार के अकॉर्डिंग। देखिए, अब बोल रहे कि 1935 में एक सुधार अधिनियम लागू हुआ जिसमें बताया गया कि सरकार के अधीन जो भी स्तर है उसमें फेरबदल आप नहीं कर सकते। सरकार के अधीन जो भी चीज़ें आती हैं उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया और आर्थिक विकास को महत्व दिया गया। ये सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया और मतलब कि ज़्यादा फोकस किया गया इन सब चीज़ों पे। अब देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की सूचियों में इनको बांटा गया है। जैसे कि 3 प्रकार की मतलब शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। किस प्रकार से, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र सूची में क्या होता है कि इसके अंतर्गत संघ सरकार के कार्य आते हैं, मतलब कि जो केंद्र के कार्य हैं वो आते हैं, है ना, जिसकी। और राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार के कार्य आते हैं। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के ही कार्य या कानून जो भी बनाने होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो सब समवर्ती सूची में आती है। अब बोले जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में भी देखिए क्या होता है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन आपको पता है जैसे कि राज्यसभा होती है, और निम्न सदन जो होता है वो होता है लोकसभा। ये मैंने राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि वित्तीय विधेयक के अलावा राज्यसभा के पूरे जो वित्तीय विधेयक हैं वो खाली लोकसभा में पारित किए जाते हैं, है ना। आपको ये पता ही होगा कि वित्तीय विधेयक जो भी होते हैं लोकसभा में पारित होते हैं, उसी में सब चीज़ की जाती है वित्त से रिलेटेड। अब देखिए बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में कानून और शासन की व्यवस्था के कुछ लक्षण भी हैं, जिसमें आप इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं, कैसे नहीं बदल सकते। अब जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक हितों के आधार पर संवैधानिक में जैसे कि बदला जा सकता है। ठीक है, क्या बदला जा सकता है, बोल रहे कि जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या जिसमें हितों की वृद्धि अवरुद्ध हो गई है, मतलब कि जिसकी आप कोई भी ऐसे चीज़ को बदल सकते हैं जो प्रभावित है या फिर उसमें हितों की वृद्धि हो रही है ज़्यादा। ठीक है, और दूसरा बोल रहे परिवर्तन के लिए विरोध करते हैं, मतलब कि जो भी लोग अगर कोई विरोध कर रहा है किसी परिवर्तन के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए समय के अकॉर्डिंग सब चीज़ बदलती है। अगर जो चीज़ संविधान में लिख रखी है उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, उसको बदला बिल्कुल नहीं जा सकता, परंतु उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, नई नई चीज़ें ऐड की जा सकती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग सब चीज़ में परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए अभी आगे क्या बता रहे हैं कि भारत में शासन व्यवस्था पद्धति के रूप में लोकतंत्र का चयन किया गया, मतलब कि भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है और इसमें समय समय पर चुनाव होते हैं और जिसमें 2 से अधिक
पार्टियों का होना अनिवार्य है, मतलब एक से अधिक होना अनिवार्य है। एक के बाद दो, दो, तीन, चार, जितनी भी पार्टियां हों इनका होना अनिवार्य है। और देखिए आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग टाइम में कैसे कांग्रेस का ही पूरा दबदबा या फिर कांग्रेस ही बहुत टाइम तक थी, परंतु कुछ समय बाद इसमें क्या हुआ, इसकी शक्तियों में धीरे धीरे गिरावट आई और इसका दबदबा, और बुरे कुछ समय बाद जब इसमें दबदबा इसका कम हो गया, क्योंकि इनकी शक्तियों में क्या हुआ, गिरावट आई, धीरे धीरे ये बहुत कमज़ोर होती गई कांग्रेस पार्टी। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से और कैसे हुई। देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें, पूरे 1975 तक कांग्रेस का जो मान लीजिए कांग्रेस का जो असर है वो बना रहा, परंतु 1970 के बाद क्या हुआ, 1970 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन लगाने के चक्कर में उनकी जो मतलब शक्तियाँ थी, जो भी उनका दबदबा टाइप का था, वो धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने आपातकाल लगाया तो बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, जो प्रीवी प्रेस होती है उस पर रोक लगा दी गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी, मतलब ठीक नहीं था। तो क्या हुआ कि उनका जो दबदबा, उनकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। और फिर क्या हुआ, 1977 में चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी सत्ता में आई, परंतु देखिए क्या हुआ, जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो वो भी फूट गई, मतलब कि उसका भी वो भी जल्दी से हार गई। और फिर मतलब कि जब वो सत्ता में आई तो कुछ टाइम तक रही और फिर से वो चुनाव हार गया, बिखर गई उनकी पार्टी। और 1980 में मध्यकाल फिर से आपके चुनाव हुए और जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो थी फिर से सत्ता में आ गई। और 1984 में क्या हुआ, श्रीमती जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। तो इसमें बताया गया कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी आई, फिर उसका दबदबा कम हुआ, शक्ति कम हुई, फिर जनता पार्टी, फिर से कांग्रेस पार्टी आई, परंतु इस टाइम पे क्या होता जा रहा था कि उनकी शक्तियों में गिरावट आती जा रही थी। और बोरे आगे चलकर क्या हुआ, यूपीए की सरकार बनी है ना, और बोरे की गठबंधन का सरकार मतलब कि सत्ता में आ गई, मतलब गठबंधन का सिलसिला स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, गठबंधन की सरकार सत्ता में आई। फिर BIP की शक्ति कांग्रेस के विरुद्ध में होगी, मतलब कि जो कांग्रेस के विरोध में क्या होगी, BIP होती है, भारतीय जनता पार्टी थी, वो उनके विरुद्ध में आई, एक दल बना, मजबूत दल बना। फिर उसके बाद भारतीय समाजवादी पार्टी आई, फिर बहुजन पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां आती गई और गठबंधन का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया था। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि सामाजिक निर्माण और आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण थी, कि आपको समाज का निर्माण करना अच्छा और आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, आर्थिक रूप से सबको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और आगे जो गरीब लोग थे उनकी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सके, उनको सारी सुविधाएं कैसे पहुँचाया जा सके, ये सब चीज़ों के ऊपर बात हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आर्थिक परिवर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमने राजनीतिक पढ़ लिया, राजनीतिक में क्या क्या चीज़ों, आर्थिक रूप से क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिवर्तन बोले, देखिए सतत और आधुनिकीकरण, और आधुनिकीकरण के लिए क्या करना है, आपको लोकतंत्र को आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी स्थिति को समान रखना है तो उसके लिए आपको आधुनिकीकरण, लोकतंत्र और आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु क्या हुआ, आज़ादी के समय क्या था, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा बिछड़ा हुआ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यहाँ के सारे यहाँ के जितने भी संसाधन होते हैं उन सबका शोषण किया, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी अपने देश में ले गए, यहाँ की जो आर्थिक विकास थी वो एकदम शून्य हो चुका था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिछड़न था आर्थिक रूप से हमारा जो देश था। तो हमको बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो देखिए हम क्या हुआ था हमारे देश में कि आर्थिक रूप से बिछड़न को कम किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे मॉडल की स्थापना की गई, जैसे गांधीवादी मॉडल, नेहरूवादी मॉडल, ठीक है। तो इसमें हमको सफलता भी कुछ हद तक प्राप्त हुई, तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि विकास का गांधीवादी मॉडल। देखिए पहले हमने क्या किया कि गांधीवादी मॉडल को अपनाया, विकास का गांधीवादी मॉडल। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो गांधी जी थे वो संस्कृति को, विचारधारा को और जो हमारी सभ्यता होती है उनको उनको मतलब कि सुरक्षा प्रदान की, ठीक है, उस पर वो ज़्यादा जोर देते थे। और वो कहते गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर इस योजना का अधिक लोगों ने मतलब कि उनको अपनाया भी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ ऐसी जो पुराने टाइम की हमारी रीति रिवाज थे, ये सब सोचते उनको ज़्यादा वो जोर देते थे, तो उस टाइम पे लोगों ने इसको अपनाया भी।
और वो कहते थे कि हमारे लोकतंत्र का ज़्यादा विकास होना चाहिए, मतलब लोकतंत्र ज़्यादा होना चाहिए और जो राज्य का नियंत्रण है वो एकदम शून्य होना चाहिए, मतलब कि ना के बराबर होना चाहिए राज्य का नियंत्रण, है ना। आगे देखिए वो क्या बताता है। अब देखिए श्री अग्रवाल हैं, उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो गांधी जी के बारे में बताते हैं कि गांधी जी जो थे वो विकेंद्रीकरण पे ज़्यादा जोर देते थे। विकेंद्रीकरण मतलब कि शक्तियों का बंटवारा, वो इस पे ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर एक इंसान के हाथ में या एक किसी के हाथ में शक्ति आएगी तो क्या होगा, वापस से हम गुलाम बन जाएंगे, है ना, एक इंसान के। तो क्या होता है कि उन्होंने विकेंद्रीकरण पे ज़्यादा जोर दिया, कुटीर उद्योग पे, जो हाथ से उद्योग होते हैं इन सब पे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। और उन्होंने गांव, मतलब वो गांव का विकास ज़्यादा चाहते थे, आधुनिकीकरण के बिल्कुल विरोधी थे, ठीक है, मशीनीकरण के विरोधी थे। तो ये सब चीज़ें गांधीवादी मॉडल में थी। आगे हम पढ़ेंगे नेहरूवादी मॉडल में क्या था, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए जो नेहरूवादी मॉडल था वो कांग्रेस के नेतृत्व में बना, है ना, कांग्रेस की जो पार्टी थी उसके नेतृत्व में। तो देखिए जो नेहरूवादी मॉडल था वो गांधीवादी मॉडल से भिन्न था, क्योंकि देखिए जो नेहरूवादी मॉडल था वो विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, भौतिक वस्तुएं जो होती है उन पे ज़्यादा बल दिया गया, ठीक है। और क्या गया, और जो थी जैसे कि कृषि थी और जो कुटीर और उद्योग थे तो उन पे कम बल दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आर्थिक विकास है उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इन्होंने राज्य को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, क्योंकि राज्य का महत्व होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया। और उन्होंने पूंजीगत जो उत्पादन होता है उन उद्योगों पे भी बल दिया। देखिए उनका मानना था कि जो विकास है वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद कोई चीज़ें हैं, है ना, जो वितरण होता है वो बाद में है। और देखिए नेहरू जी ने खुद से स्वयं से ये सब चीज़ें करी हैं, और उन्होंने बोला है कि योजना निर्माण, या फिर गांधी जी ने बोला, नेहरू जी ने बोला औद्योगिकरण से क्या होगा कि बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब का हल या समस्या का हल हो सकता है, या तो हल नहीं हो सकती। देखिए बोलते हैं कि बिना औद्योगिकरण के आपकी गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो आप सब लोग विकास नहीं कर पाओगे, आपको नौकरियां नहीं मिल पाएगी, सुरक्षा नहीं हो पाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण को अपनाया, विकास को अपनाया, उन पे निर्भर हुए, है ना। तो यही सब चीज़ थी जो नेहरू जी के मॉडल में थी। उन्होंने मशीनीकरण को अपनाया, ठीक है, जो इंजीनियरिंग होता है इन सबको अपनाया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या बताया गया। अब नेहरू जी के काल के बाद आर्थिक परिवर्तन क्या हुए हैं। देखिए बोलते हैं कि नेहरू जी के बाद क्या हुआ कि सामाजिक में अशांति, योजनाओं में उतार चढ़ाव, आर्थिक रूप से मतलब कि बिछड़ गए, मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर आना, मतलब ये सब चीज़ें हमने नेहरू जी के काल के बाद देखी, ठीक है। और युद्ध हुए हमारे 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें बता रहे कि उन्हों के बाद के काल में ये सारी चीज़ों का हमने सामना करना पड़ा। और आगे क्या बता रहे हैं, देखिए उसके बाद बता रहे हैं कि हमारा जो भारत है, ये हमारा जो देश है, इन्हों में क्या हुआ, फिर मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसको अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए कि आप समाजवाद, आप पूंजीवाद को भी बढ़ावा देते हो, समाजवाद को भी बढ़ावा देते हो, अमीर गरीब दोनों को देखते हो, मतलब मिश्रवाद को हमने अपनाया गया। तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें रखी गई कि राजनीतिक लोकतंत्र की प्रणाली, फिर बोला अर्थव्यवस्था की सरकारी योजना, विनियम और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को कर से राहत, मतलब कि कर न देना पड़े। फिर बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य बस इतना ही था कि आर्थिक शोषण पर रोक लगाई जाए, राजनीतिक सामाजिक शोषण है उस पर रोक लगाई जाए, ये सब चीज़ का इनका उद्देश्य था। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे ये सब चीज़ें समाजवाद पे आधारित थी, ठीक है, सुधार पे आधारित थी कि कृषि भी सुधरे, औद्योगिक भी रहे, उद्योग में वृद्धि भी रहे, मतलब दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलने की नीति अपनाई गई, तभी मिश्रवाद को अपनाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्हों की जिसकी लुभानी जो नीतियाँ थी वो किस तरह की थी, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया, है ना, कि जिसकी गरीबी हटेगी
तो देश का विकास होगा, ये सब नारे दिए। 1971 में क्या हुआ, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक विकास की योजनाएं बनाई। उन्होंने बोला कि हम आर्थिक जो कठिनाइयाँ उनको हटाएंगे, ठीक है, और जो आपके खदान है, जो भी कमियाँ हैं, कृषि में जो भी वृद्धि नहीं हो रही है उसको तेज करेंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। जो अशांति फैल रही है उसको कम करेंगे, जो उथल पुथल है उसमें जो अशांति है उसको ठीक करेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो फिर से वो सत्ता में आई। और फिर क्या हुआ कि जो विश्व बैंक, देखिए ये सब चीज़ तो बोली कि ऐसा ऐसा करेंगे हम, तो क्या हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होते, पैसे चाहिए होते हैं ना। आर्थिक मतलब कि आपके पास जब तक पैसे नहीं होंगे आप क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमने ऋण लिया, विश्व बैंक से हमने ऋण लिया। तो उनकी बहुत सारी कठोर उनके जो नियम होते हैं उनको मानना पड़ा। उससे क्या हुआ कि जो हमारे कृषक वर्ग हैं, जो किसान भाई हैं, किसान लोग जो होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो नियम कानून थे वो बहुत कठोर थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कृषक वर्ग तो और गरीब होते गए, परंतु जो बीच के लोग, मध्यम वर्ग होते हैं या फिर जो जमींदार होते हैं वो और अमीर होते गए, ठीक है। उन्हों के बीच में खाई टाइप की उत्पन्न होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएगी। और जो क्या कहते हैं, जो नौकरशाही जो लोग होते हैं, सरकारी जो लोग होते हैं, उन्हों को बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलने लगा, ठीक है, उन्हों को बहुत मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, परंतु जो बाकी गरीब लोग थे उन्हों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा या मुनाफा नहीं हुआ। देखिए फिर क्या हुआ, फिर वापस से हमारे देश में आर्थिक संकट जब बना तो क्या हुआ, 1975 में फिर से आपातकाल की घोषणा हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आर्थिक गिरावट था, ठीक है, राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। तो क्या हुआ, 1975 में एक आपातकाल की घोषणा की गई। उसके बाद क्या बता रहे हैं ये, उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं कि समाजवाद के प्रति वचनबंध समाप्त हो गया। मतलब समाजवाद जो हम थे उसको फिर उन्होंने पीछे किया, फिर पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि क्या हो, क्योंकि आर्थिक जो है वो पूंजीवाद जब हम होंगे तभी आएगी, है ना। तो फिर उन्होंने समाजवाद को थोड़ा पीछे रखा, पूंजीवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। उससे क्या हुआ कि जो आपका न्याय है वो ख़त्म होने लगा, ठीक है, जो आपका नियंत्रण होता है जो राज्य पे वो ख़त्म होने लगा। नौकरशाही का भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मैंने अभी आपको बताया। ये सब चीज़ें होने लगी जब हम पूंजीवाद को थोड़ा सपोर्ट करने लगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, योजना का तीसरा चरण में क्या बता रहे हैं, 1984 में शुरुआत में क्या हुआ कि 1984 में आर्थिक दृष्टि से हम उदारीकरण की ओर बढ़ने लगे, उदारीकरण की ओर जाने लगे। और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनका नेतृत्व आया। उन्होंने फिर क्या किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। देखिए नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने फिर क्या किया, आर्थिक विकास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है, और जो क्या कहते हैं आपके मतलब कि निजी क्षेत्र जो होते हैं उनको भी थोड़ा बढ़ावा दिया। तो ये सब चीज़ें फिर उन्होंने की। फिर देखिए 1980 के दशक में क्या हुआ, 1980 के दशक में उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि देखिए आर्थिक सुधार, लाइसेंस मतलब कि समाप्त कर दिया गया कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए कि लोग अपना काम उम या फिर अपना जो भी रोज़गार है उसको लगा सकें, ठीक है, लाइसेंस हटा दिया गया। और जो भी बाहर से लोग निर्यात करते थे उन पे जो भी आपका बाहर से जो भी लोग यहाँ पे कंपनियाँ लगाते थे उस पर जो नियम कानून थे उसको ना के बराबर कर दिया गया, ताकि आर्थिक वृद्धि हो। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे कि नुकसान भी हुआ और और थोड़ा फ़ायदा भी हो कि आर्थिक वृद्धि हो। इसके कारण बहुत सारी चीज़ों में और जो बंजर ज़मीन होती है उस पर वापस से उसको ऐसा किया गया कि उस पर वापस से कृषि हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, ठीक है। सॉफ्टवेयर उद्योग को ज़्यादा बल दिया गया। बुरे वित्तीय नीति में संशोधन भी किया गया ताकि व्यापार के अनुकूल हो, जो भी आप व्यापार करते हो उसके अनुकूल कानून बनाए गए। फिर ये बोल रहे कि उदारीकरण की नीति से क्या हुआ, देखिए उत्साह के साथ शुरू में की गई, परंतु 1991 में क्या हुआ, भुगतान संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। वापस से आपका जो भुगतान संकट होता है, जो आपको पैसे वापस देने होते हैं उसके ऊपर संकट जो होते हैं वो उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो FDI होती है, और देखिए FDI में जो हम आपकी सफलता होती है वो आपको नहीं मिली। तो बहुत सारे आलोचक थे जो आलोचना करते थे विद्यमानों, उन्होंने क्या बोला कि उदारीकरण और निजीकरण के कारण बेरोज़गारी बढ़ गई, जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई और जो नौकरी है उसमें छटाइयाँ होने लग गई, ठीक है। और क्या हुआ, जो कृषक थे वो और गरीब होते गए, और जो अभिजात वर्ग जो होते हैं, मध्यम वर्ग जो होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो और मतलब अमीर होते गए, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्हों में बताई जा रही हैं। अब देखिए बता रहे कि कैसे हमारी सकल
घरेलू उत्पादन जो होते हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई। ठीक है, बोले जो खदान होते हैं या जो भी उद्योग होते हैं उसमें उत्पादन में कमी आई, उद्योगों की जो क्षमता होती है उसमें गिरावट आई, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, ये सब चीज़ें बता रहे कि ये सब चीज़ें जो कृषि और औद्योगिकरण में वृद्धि है उसमें मतलब कि अंतर आया, बहुत ज़्यादा गिरावट आई, ये सब चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं। आगे बता रहे कि हरित क्रांति, देखिए आगे बता रहे कि जो हरित क्रांति है वो हुई थी, आप सभी को पता होगा। तो हरित क्रांति से कुछ अच्छी चीज़ें तो हुई, लाभ भी हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हुआ भारत, परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो ठीक नहीं थी, जैसे कि आपकी कृषि में बहुत सारी गिरावटें आई। ठीक है, मध्यम वर्ग उठ गया, और क्या कहते हैं शिशु मृत्यु दर में भी मतलब कि गिरावट आई। मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई हरित क्रांति से भी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति। देखिए क्या बता रहे हैं कि देखिए जो लोकतांत्रिक सामाजिक क्रांति में क्या हुआ कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, मतलब लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। फिर बोल रहे उसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे इस पे आधारित थी, है ना, कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो ठीक से हो, उसका आरंभ हुआ। फिर सामाजिक क्रांतियाँ भी हुई। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें और आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हों को सम्मिलित किया गया, और उन्होंने क्या था जिसकी जो आप अल्पसंख्यक लोग होते हैं, दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं, SC ST होते हैं, OBC होते हैं, इनको संरक्षण दी गई, मतलब इनको संरक्षण का उल्लेख किया गया। और मूल अधिकार का संबंध स्वयं विकास से है, मतलब कि इसमें मूल अधिकार का संबंध भी बता रहे हैं कि खुद के विकास से है। जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो संबंध है किससे, आपके विकास से ही है। अगर आपको अधिकार मिलेंगे तभी आप अपना विकास कर पाएंगे। ये सब चीज़ें इसमें थी। और असमानता और जो जाति के प्रति असमानता होती है उसको हटाया गया। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके लिए धन, शक्ति, शिक्षा, इन सब चीज़ों का व्यवस्था की गई। ठीक है, इन सब चीज़ों की इन्हों का भी अधिकार दिया गया इन्हों को। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे सामाजिक आर्थिक सुधार हुए, गरीबी में जो लोकतंत्र थे उसको ठीक किया गया, और वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई कि आपको जो वोट डालने का अधिकार है इसकी स्थापना की गई। ये सब अधिकार आपको दिए गए। और बोल रहे कि देखिए आगे बता रहे कि जो अधिकारों में एक संपत्ति का अधिकार भी होता है, ये बहुत ज़्यादा विवाद में रहा था। ठीक है, पहले के टाइम पे हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, परंतु फिर बाद में इसको हटाया गया, क्योंकि देखिए संपत्ति के अधिकार से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, असमानताएं आ जाती हैं, तो इसको हटाया गया, संशोधन किया गया इसमें। ठीक है, उच्च न्यायालय में, और ये सब फिर इसको हटा दिया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब ये बता रहे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो जो अल्पसंख्यक के ऊपर बताई गई हैं। बोल रहे अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से मतलब सुरक्षा दी जाए, मतलब राज्य में जितने भी सामाजिक अन्याय होते हैं उन सब से उनको सुरक्षा दी जाए। अब बाद में बता रहे हैं अनुच्छेद 150 में क्या हुआ कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग भेद में जो भेदभाव किए जाते हैं उनको हटाया गया है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे बताएं अनुच्छेद 16(3) में नागरिकों किसी प्रकार के जो बिछड़े लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया गया, उनको किसी प्रकार का पक्ष नहीं, मतलब कि वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्ष विपक्षी ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, और क्या बता रहे हैं आगे कि अनुच्छेद 15 के अनुसार नागरिकों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिया गया, मतलब कि उनको किसी प्रकार की ऐसे किसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, तो उसमें बहुत सारी उनको सुविधाएं दी गई। आगे बता रहे कि कमज़ोर वर्ग जो होते हैं उनको अनुसूचित जाति, जनजाति, इन्हों को क्या किया गया, इन्हों को सीटें आरक्षण दी गई। ठीक है, आरक्षण दिए गए बहुत सारी चीज़ों में, और इन्हों को जो छात्रवृत्ति होती है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और जो अनुदान होता है, भूमि आवंटन होता है, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया सभी लोगों के लिए जो बिछड़े जाति के लोग होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इस लेसन में हमने सीखी है। तो देखिए आज का जो हमारा लेसन था वो इसी से रिलेटेड था कि गांधी जी के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये आपके MA से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, MA के जो 2nd ईयर है उसमें आपकी जो है गांधी जी के बाद का आंदोलन जो है अहिंसात्मक आंदोलन, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। अब अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ आए हैं थोड़ा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए MA के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में अगर होते हैं तो उसमें अगर आप अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। और मैं इसी से रिलेटेड आपकी सारी बुक्स जो हैं वो कवर करूँगी, सारे चैप्टर्स कवर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।